एपिसोड 14 की शुरुआत में हमें पुराने टाइम की स्टोरी यानी 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। चेयरमैन होंग यानी क्योंजा का पति बहुत सालों से जोकमोक में काम कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि प्रेसिडेंट कौन है, वो इंसान कौन है जो उनसे ये सब काम करवा रहा है। उसे ये राज जानना था और एक दिन उसे पता चला कि जोकमोक चलाने वाले आदमी का नाम डॉन है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए होंग उससे मिलने जाता है। हॉस्पिटल रूम में एंटर होते ही होंग चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने जे खड़ा होता है और डॉन जो अपेरेंटली जोकमोक का प्रेसिडेंट है वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता है। होंग सोच में पड़ जाता है कि अगर ये आदमी बेडरिडन है, अगर ये कुछ बोल ही नहीं सकता तो फिर ये हमें ऑर्डर्स कैसे दे रहा है। उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि जे डॉन के साथ क्या कर रहा है। होंग जे को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो जे हंसते हुए बोलता है, क्यों, तुम ही जानना चाहते हो ना कि प्रेसिडेंट कौन है। मुझे पता चला कि तुम उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए तुम इस हॉस्पिटल में आए। होंग बोलता है कि हाँ, अब मुझे पता चल गया है कि डॉन ही जोकमोक का प्रेसिडेंट है। तो जे बोलता है कि नहीं, अब तक तुम समझ नहीं पाए हो। डॉन ने सिर्फ पैसे दिए हैं जोकमोक बनाने के लिए। वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो हमेशा गलत लोगों पे पूरा विश्वास रख देता था। जे की इन अजीब बातों से होंग समझ जाता है कि डॉन तो सिर्फ नाम के लिए प्रेसिडेंट है, लेकिन जोकमोक का असली प्रेसिडेंट जे है और वो पीछे हटता है। जे बोलता है कि क्यों पीछे क्यों जा रहे हो, तुम ही प्रेसिडेंट को मारना चाहते थे ना, ताकि तुम नए प्रेसिडेंट बन जाओ। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, आओ मारो मुझे। और होंग डर से कांपने लगता है। जे होंग को धमकाता है कि मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूँ, तुम कहीं भागकर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस वजह से होंग देश छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन क्योंजा को भाग के नहीं जाना होता है। जैसे कि हमें पहले के एपिसोड से पता है, उस वक्त क्योंजा और जे का अफेयर शुरू था और क्योंजा अपने बॉयफ्रेंड जे को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने होंग की ड्रिंक में ऐसा कुछ मिक्स कर दिया कि होंग वहीं पे मर गया। क्योंजा ने फिर पैनिक होकर जे को कॉल किया और उसे बताया कि कैसे उसने गलती से होंग का मर्डर कर दिया है और कैसे उसे हेल्प की जरूरत है। जे ने उसे बोला कि ठीक है, मैं जल्दी वहां पे पहुंच जाता हूँ। और फोन रखने पर क्योंजा ने होंग की जो डायरी थी वो चेक की और उसमें होंग ने लिखा था कि मैं हॉस्पिटल गया था देखने के लिए कि डॉन प्रेसिडेंट कौन है, लेकिन मुझे पता चला कि जोकमोक को चलाने वाला असली प्रेसिडेंट जे है। ये बात पढ़कर क्योंजा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जे जिससे वो इतना प्यार करती है, जिसपे वो इतना ट्रस्ट करती है, वही इस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, वही है जो उन्हें डरा रहा है और धमका रहा है। क्योंजा अपना सारा सामान जल्दी से पैक करती है ताकि वो जे के वहां आने से पहले भाग जाए, लेकिन जे ऑलरेडी दरवाजे पे आ गया होता है। क्योंजा समझ जाती है कि अब उसे बहुत देर हो चुकी है और कैसे उसके लिए जिंदा रहना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि उसे जे का सच पता ना हो और जे को गले लगा लेती है। और फिर जे होंग के मर्डर सीन को सुसाइड सीन बना देता है, जैसे कि हमने पहले के एपिसोड्स में देखा था। पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि जे रिंगो को गन दिखा रहा है और हमें गन शॉट की आवाज तो सुनाई देती है, और इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जे ने सच में रिंगो को शूट कर दिया है। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि क्योंजा को जब रियलाइज होता है कि उसके लाइटर में की चिप गायब हो चुकी है, तो वो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि गाड़ी वापस लो और जल्दी से जे को ढूंढो। तो जे को ढूंढते हुए क्योंजा भी इस सीन पे पहुंच जाती है और ये सब देख लेती है। जे रिंगो के हाथ से उसका फोन निकालता है और उसका फोन चेक करता है, और रिंगो ने ऑलरेडी दाजंग और नासा को मैसेज किया होता है कि जोकमोक का असली प्रेसिडेंट जे है। और यहाँ पर दाजंग और नासा पैनिक होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रिंगो की जान खतरे में है और वो रिंगो की वॉच के सिग्नल से उसे ढूंढने लगते हैं। जे रिंगो के हाथ से लाइटर और चिप ले लेता है और क्योंजा को देते हुए बोलता है कि मैसेंजर को तुमने जब बताया कि तुम मुझे बर्बाद करोगी, तो क्या यही तुम्हारा प्रूफ था। मुझे बहुत शौक लगा जानकर कि तुम 10 साल से मेरी आइडेंटिटी जानती हो, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ या नहीं। तो क्योंजा बोलती है कि उससे क्या ही होने वाला था, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ तुम ही इंपॉर्टेंट हो। जे क्योंजा को बोलता है कि चलो तुम जल्दी से यहाँ से निकलो और किसी दूसरे शहर चली जाओ और सिर्फ कैश यूज करो, क्योंकि कार्ड से पुलिस तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। और क्योंजा वहां से चली जाती है। पिछले एपिसोड में क्योंगो मुयांग से मिलने उसके घर पे गया था और वो वाला सीन यहाँ पे कंटिन्यू होता है। क्योंगो मुयांग से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं कि ये सब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो गया है। मुयांग को ये सिचुएशन समझ में नहीं आती, तो क्योंगो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें सच पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ सालों पहले ढेर सारे पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी लॉ की पढ़ाई का खर्चा इस पैसे से हो सके, और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उन्होंने ये पैसे कहाँ से लाए। और मुझसे सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि उन्होंने ये पैसे कहाँ से कलेक्ट किए। मुयांग कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुमने तो मुझे बताया था कि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। तो क्योंगो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे पापा ने उस वक्त मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इस बात को सीक्रेट रखो, क्योंकि अगर मुयांग को पता चल गया कि मैंने पैसे दिए हैं तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा इन पैसों को। मुयांग पूछता है कि उस वक्त मेरे पापा के पास जॉब नहीं थी, उनके पास कोई काम नहीं था, तो मेरी फीस के इतने सारे पैसे उन्होंने कहाँ से लाए। तो क्योंगो बोलता है कि इसी बात का सच मुझे भी 1 महीने पहले पता चला। 1 महीने पहले जब तुम टीवी पे आए थे, क्योंकि तुमने शीख की केस
छोड़कर रोम की केस अपने पास ले ली, तब तुम्हारे पापा मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो पैसे उन्होंने मुझे तुम्हारी फीस के लिए दिए थे वो पैसे उन्हें किसी का मर्डर करने से मिले थे। ये बात जानकर मुयंग हिल जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे पापा ने किसी का मर्डर किया जिसके लिए उन्हें पैसे मिले और इन पैसों से मेरी कॉलेज की फीस भरी गई थी। उन्होंने किसका मर्डर किया? यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रोम जो पिछले एपिसोड में प्रेसिडेंट ने भेजे हुए एड्रेस पे गई थी, उसे वहाँ पे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने जाती है कि वहाँ पे कौन है और उसके सामने किसी आदमी के गले को रस्सी से बांध के रखा होता है। रोम आगे बढ़ती है इस आदमी की तरफ और जमीन पे कुछ फोटोज रखे होते हैं और रोम इन फोटोज को उठाकर देख लेती है। ये फोटोज उस रात की होती है जिस रात रोम के माँ बाप का मर्डर हुआ था। उनमें से एक जो फोटो होती है उसमें से एक खूनी के सिर को रेड पेन से मार किया होता है और रोम समझ जाती है कि जो आदमी उसके सामने बैठा है, जिस आदमी के गले में रस्सी बंधी हुई है, वो यही फोटो वाला आदमी है। 10 साल पहले उसके माँ बाप का मर्डर जिन आदमियों ने मिलकर किया था उनमें से एक आदमी रोम के सामने बैठा है, लेकिन वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। इस आदमी के सामने एक ID कार्ड भी रखा होता है जिसे रोम उठाकर देख लेती है और ये ID कार्ड होता है मुयंग के पापा का। इसका मतलब 10 साल पहले प्रेसिडेंट ने जो रोम के माँ बाप का मर्डर करवाया था उसमें मुयंग के पापा का भी हाथ था। यहाँ पर क्योंगो भी मुयंग को बता देता है कि तुम्हारे पापा को जो पैसे मिले थे वो पैसे उन्हें रोम के माँ बाप का मर्डर करने के बाद मिले थे। मुयंग इतना शॉक हो जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता और उसे याद आता है कि कैसे शीख ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे बताया था कि रोम के माँ बाप के मर्डर में 3 लोगों का हाथ था, एक कीहो, दूसरा शीख खुद और कैसे वो तीसरे आदमी को जानता नहीं था। मुयंग को ये भी याद आता है कि कैसे दाजंग ने उसे बताया था कि जोकमोक हमेशा उन लोगों को पैसे का लालच दिखाती है और उनसे क्राइम्स करवाती है जिनकी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ने मुयंग के पापा की फैक्ट्री तो बंद करवाई ही, लेकिन मुयंग के पापा की फैक्ट्री बंद होने के बाद वो अपना कर्जा नहीं चुका पाए, जिसके वजह से वो घर से भाग गए। तब प्रेसिडेंट ने उन्हें ढूंढकर उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर किए किसी काम के लिए और उसके पापा ये काम करने के लिए तैयार भी हो गए क्योंकि उनके पास जॉब नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे। क्योंगो मुयंग को बोलता है कि जोकमोक के लोगों ने तुम्हारे पापा को फंसाया है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे पापा को कहा कि तुम काम पे आ जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद तुम्हारे पापा को पता चला कि उन्हें किसी का मर्डर करना है। वो ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पैसे की मजबूरी में उन्होंने ये सब कर दिया। वो खुद को पुलिस के हवाले करने वाले थे, जिससे पहले वो तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो गए हैं और मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी बातें जानकर मुयंग इतना शॉक में चला जाता है कि वो अपना होश खो देता है और कोलैप्स हो जाता है। यहाँ रोम को प्रेसिडेंट यानी जे का फोन आता है और रोम चिल्लाने लगती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें खुद के हाथों से मार डालूंगी। और जे हंसते हुए पूछता है कि क्यों, तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? तुमने ही मुझे कहा था कि तुम उन सारे लोगों से बदला लेना चाहती हो जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो मैं तो तुम्हें सिर्फ हेल्प ही कर रहा हूँ। इसमें तुम्हारे सामने मुयंग के पापा बैठे हैं और उन्होंने तुम्हारे माँ बाप का मर्डर किया है, ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। रोम बोलती है कि तुम्हारी फालतू की बकवास बंद करो और मुझसे मिलने आ जाओ, और जे बोलता है कि हम जल्दी मिलेंगे। और बाय द वे, रिंगो को मैंने अपने पास रखा है, उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है ऑलरेडी और वो कभी भी मर सकता है। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, तब तक तुम तुम्हारा बदला एंजॉय करो। फोन कट होते ही मुयंग के पापा के गले को जो रस्सी बंधी हुई थी वो एक मशीन पुल करने लगती है और मुयंग के पापा ऊपर खींचे जाते हैं। रो पैनिक होकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मशीन बंद भी नहीं हो रही होती और मुयंग के पापा ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं जब अचानक रोम को एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिससे वो रस्सी को काट देती है और मुयंग के पापा की जान बच जाती है। यहाँ दाजंग, नासा, रिंगो के 2 साथी रिंगो को ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली दाजंग रोम से कांटेक्ट कर पाती है। वो रोम को बताती है कि कैसे जोकमोक का असली प्रेसिडेंट जे है और कैसे रिंगो जे से मिलने के बाद गायब हो चुका है। रोम उसे बोलती है कि मुझे पता है, तुम पुलिस को बुलाओ और अकेले कहीं पर भी मत जाओ, और रोम फोन कट कर देती है। रोम के सामने प्रेसिडेंट का मैसेंजर खड़ा होता है और वो रोम से उसका फोन लेता है और उसे जे के पास लेके जाता है। रोम किसी हॉस्पिटल के पास पहुंचती है और ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ होंग को जे कौन है ये पता चला था, लेकिन अब ये हॉस्पिटल अबैंडन किया गया है और ये पूरी तरह से सुनसान है। रोम इस हॉस्पिटल में घूमती है और उसे एक कमरे में रिंगो दिखाई देता है, तो वो उसकी तरफ भागकर जाती है, लेकिन अचानक उसे कोई पकड़कर दीवार पे पटक देता है। ये और कोई नहीं जे होता है और जे रोम का गला दबाते हुए बोलता है कि रिंगो को बाद में देखो, पहले तुम मुझसे बात करो, नहीं तो मैं उसे एक और गोली मार दूंगा और फिर वो सच में मर जाएगा। मुझे पता चला कि तुमने मुयंग के पापा की जान बचाई। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी रोमांटिक हो। तुम मुयंग को सच में पसंद करती हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी
शॉकिंग न्यूज है। रोम इरिटेट होकर बोलती है कि सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज तो तब होगी जब मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। और जे हंसते हुए बोलता है कि इतनी जल्दी ये सब नहीं हो सकता। क्या तुम्हें याद है हम पहले कब मिले थे? तुम उस जीनियस शो पे थी और मैं जोकमोक फाउंडेशन के लिए जीनियस बच्चे ढूंढ रहा था ताकि हम उन्हें स्कॉलरशिप दे सके। उस वक्त तुमने मुझे इतना इंप्रेस किया, इसलिए मैंने तुम्हें स्कॉलरशिप दी और ट्रेन किया, लेकिन मेरी पूरी ट्रेनिंग वेस्ट हो गई क्योंकि तुम अब बहुत वीक हो गई हो। तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तुम उनसे प्यार करती हो। और रोम कुछ कह नहीं पाती। जे बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि नाविस वेलबींग जल्दी बंद होने वाली है और क्योंजा के साथ का मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। मेरे नेक्स्ट फ्रॉड बिजनेस का चेहरा तुम बनोगी, तो तुम उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। मुझे पता है कि तुम क्योंजा को टॉलरेट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे लगता है कि हमें क्योंजा को रास्ते से हटाना होगा। रोम हैरान होकर बोलती है कि तुम क्योंजा को रास्ते से हटाना चाहते हो? तुम क्योंजा को खत्म करना चाहते हो? उस औरत ने जिंदगी भर तुम्हारा राज छुपाया क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। और जे रोम को उसके रिवॉल्वर वापस देते हुए बोलता है कि मैं क्या करूँ अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मेरे लिए सर्वाइव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जे वहां से चला जाता है। जे के जाने के बाद रोम फिर अकेले रिंगो को एक चादर पे डालती है और उसे खींच कर हॉस्पिटल से बाहर लेके आने की कोशिश करती है। उसका फोन जे के पास होता है तो वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती, लेकिन उतने में ही वहां पे दाजंग, नासा और रिंगो के दो साथी आते हैं और रिंगो के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। नासा और दाजंग रिंगो के साथ एम्बुलेंस में जाते हैं और रोम वहां से कहीं और चली जाती है। यहाँ मुयंग को क्योंगो ने हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है और मुयंग को फाइनली होश आ जाता है। मुयंग क्योंगो को बोलता है कि हमें मेरे पापा को ढूंढना होगा, तो क्योंगो बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा ऑलरेडी यहाँ आए हैं। मुयंग फिर अपने पापा से बात करता है और पूछता है कि क्या आपने सच में मर्डर किया? क्या आपने सच में रोम के माँ बाप का मर्डर किया? उसके पापा रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैंने ये सब किया और मैं खुद को पुलिस के हवाले भी करने वाला था। मुयंग बोलता है कि अगर आप पुलिस के पास जाने वाले थे तो अचानक आप गायब क्यों हो गए? आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो क्या इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेना नहीं चाहते? मुयंग के पापा कहते हैं कि मुझे कुछ लोगों ने पकड़ के रखा था, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो मुयंग। मुयंग इरिटेट होकर बोलता है कि माफी मुझसे नहीं, आपको रोम से मांगनी चाहिए क्योंकि उसकी जिंदगी आपने कुछ पैसों के लालच में खराब कर दी। मुयंग के पापा कहते हैं कि मैंने रोम से माफी मांगी और उसने मुझे कहा कि सबसे पहले मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मुयंग हैरान होकर पूछता है कि आप रोम से कब मिले? तो उसके पापा बोलते हैं कि रोम ने ही मेरी आज जान बचाई। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि रोम ने मुयंग के पापा की जान बचाने के बाद मुयंग के पापा ने रोम से बार बार माफी मांगी और उसे बताया कि कैसे उन्हें फोर्स किया गया था उसके माँ बाप का मर्डर करने के लिए और कैसे वो जिंदगी भर पछताएंगे। रोम ने उन्हें बोला था कि अगर आपको सच में इतना पछतावा हो रहा है तो पहले आप जाकर अपने बेटे से माफी मांगिए। मुयंग फिर अपना फोन चेक करता है और उसे दाजंग, नासा के मैसेजेस आए होते हैं कि रिंगो को बहुत चोट लगी है और कैसे जे प्रेसिडेंट है। मुयंग पैनिक होकर रोम को कॉल करता है, लेकिन जैसे हमें पता है उसका फोन जे के पास है तो जे फोन उठाता है। जे की आवाज सुनकर मुयंग इरिटेट होता है और बोलता है कि तुम रोम का फोन क्यों यूज कर रहे हो? जे हंसते हुए बोलता है कि ये सब कितना इंटरेस्टिंग है ना, तुम रोम को पसंद करते हो लेकिन तुम्हारे पापा ने उसके माँ बाप का खून किया। मुयंग बोलता है कि ये इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मजा आ रहा है ये सारी चीजें करके, तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, अगर तुमने रोम को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जे बोलता है कि इन धमकियों से कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जोकमोक फाउंडेशन और ये सब बच्चे मेरे कंट्रोल में ही रहेंगे। और जे फोन कट कर देता है। यहाँ दाजंग पैनिक होने लगती है क्योंकि जब से रिंगो को हॉस्पिटल में एडमिट किया है तब से वो रोम से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है और इसलिए वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाती है। उसके सारे ड्रॉर्स जिसमें वो डिस्पोजेबल फोन्स रखती है वो खुले होते हैं और दाजंग को समझ में आ जाता है कि रोम ने इनमें से कोई फोन लिया है। वो उसे ट्रेस करती है और रोम को कॉल करती है और रोम एक रेलवे स्टेशन पे होती है। दाजंग रोम को बोलती है कि तुम प्लीज घर वापस आ जाओ, ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है। तो रोम कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब खुद के हाथों से खत्म करना होगा और रोम फोन कट कर देती है। दाजंग मुयंग को फिर रोम का लोकेशन सेंड करती है और मुयंग जल्दी से इस रेलवे स्टेशन पे पहुंचने पर रोम को कॉल कर देता है। रोम उसका फोन उठा लेती है और मुयंग उसे बोलता है कि प्लीज रोम रुक जाओ, ये सब जो हो रहा है ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस घर चलो। रोम मुयंग को स्टेशन पे देख लेती है और उसे पता होता है कि अगर मुयंग ने उसे देख लिया तो मुयंग उसे जरूर घर लेके जाएगा, इसलिए वो छुप जाती है और मुयंग को बोलती है कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी, तुम लोगों को बचाने के चक्कर में मैं खुद वीक बन चुकी हूँ, मैं जे का मर्डर करूंगी और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं खुद की जान ले लूंगी। मुयंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रोम अपना फोन एक कचरे के डिब्बे में डालकर वहां से चली जाती है और मुयंग रोम को ढूंढ ही नहीं पाता।
यहाँ कुछ दिनों बाद मुयंग के पापा खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं रोम के माँ बाप के मर्डर केस में, और बाद में दाजंग, मुयंग और रिपोर्टर वू मिलकर इस पूरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। दाजंग बताती है कि जे का जो मैसेंजर है उसका चेहरा मुझे सीसीटीवी कैमरा फुटेज से मिल गया है, लेकिन रोम उसके साथ नहीं है। मुयंग बोलता है कि इस मैसेंजर का फोटो इंटरनेट पे पब्लिश कर दो और उस पर लिखो कि इस आदमी ने किसी का मर्डर किया है। मुयंग फिर पूछता है कि इस जे का और इस डॉन का क्या रिश्ता है, तो वो बोलता है कि डॉन जिस ऑर्फनेज की फंडिंग कर रहा था वहाँ पे जे एक अनाथ लड़का था और जल्दी वो डॉन का असिस्टेंट बन गया, तब से वो डॉन को मैनिपुलेट कर रहा है। रिपोर्टर वो बोलता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें पता ही होगा कि प्रोसिक्यूटर जेओक की वापस ट्रांसफर हो चुकी है और वो अब नाविस पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। मैंने उसे फोन लगाकर बताने की कोशिश की कि नाविस के पीछे असली इंसान कौन है, लेकिन उसने मेरा फोन बंद कर दिया। दाजंग बोलती है कि मैंने भी जेओक को फोन किया था जे के बारे में बताने के लिए, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं नाविस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, जोकमोक पे नहीं, तो तुम मुझे परेशान मत करो। यहाँ क्योंजा किसी दूसरे शहर में होती है, किसी सुनसान कमरे में, और अचानक वहाँ पे रोम आ जाती है। क्योंजा रोम को देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो रोम बोलती है कि क्यों, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। रोम फिर अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालती है और क्योंजा पूछती है कि मैं कितने दिनों से इस रिवॉल्वर को ढूंढ रही थी, ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास कैसे आई। तो रोम बोलती है कि ये रिवॉल्वर मुझे जे ने दी ताकि मैं तुम्हारा मर्डर कर सकूं। क्योंजा बोलती है कि जे ऐसा कभी नहीं करेगा, उसे मेरी जरूरत है। तो रोम हंसते हुए बोलती है कि तुम तो सच में पागल हो गई हो, वो तुम्हें यूज कर रहा है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो वो जरूर तुम्हारा मर्डर कर देगा। और क्योंजा बोलती है कि जे को छोड़ो, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना कि तुम मुझे मार सकती हो। रोम रिवॉल्वर को क्योंजा की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा मर्डर करने के लिए भी तैयार हूँ अगर मैं मेरे करीबी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ तो। या मुयंग प्रोसिक्यूटर जेहोक से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम रिपोर्टर वो और दाजंग से ऐसे क्यों बात कर रहे हो। जेहोक बोलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के वक्त लोगों को पता चल गया कि मैं बाहर के लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ तो मेरा करियर बर्बाद हो सकता है। मुयंग बोलता है कि जे नाविस से ही रिलेटेड है, तुम उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, वो बहुत डेंजरस है और तुम जितना डिले करोगे उतने ज्यादा लोग मरेंगे। जेहोक बोलता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कानूनी तरीके से होना चाहिए। और मुयंग चिल्लाता है कि ठीक है, तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन अगर हमने हमारा तरीका यूज तो ज्यादा चौक मत जाना। और मुयंग वहां से चला जाता है। या रोम बहुत दिनों बाद वापस घर आ जाती है और दाजंग उसे देखकर इतनी खुश होती है कि वो उसे गले लगाकर बोलती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। रोम उसे बोलती है कि मैं रिंगो से मिलकर आती हूँ और दाजंग मुयंग को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। मुयंग भी जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है और रोम और मुयंग फाइनली इतने दिनों के बाद बात करते हैं। रोम बोलती है कि क्या तुम्हें याद है, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी भी केस में फंस गई, मैंने कोई भी क्राइम किया, तो तुम मेरे लॉयर बन के मेरी केस लड़ोगे। मुयंग बोलता है कि हाँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। और रोम बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम मुझे डिफेंड करोगे कोर्ट में। मुयंग रोम को प्रॉमिस करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल केस हो मैं तुम्हें कोर्ट में डिफेंड करूंगा। और उतने में वहां पे अचानक पुलिस आ जाती है, लेकिन रोम पुलिस की परवाह ना करते हुए मुयंग को अपने पास खींचती है और उसे किस कर लेती है। मुयंग इस किस के वजह से बहुत सरप्राइज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें न्यूज़ दिखाई जाती है कि नाविस वेलबींग की सीईओ यानी क्योंजा का मर्डर हो गया है और खूनी और कोई नहीं रोम है। यहाँ पुलिस रोम को पकड़ते हुए बोलते हैं कि हम तुम्हें क्योंजा के मर्डर केस में अरेस्ट कर रहे हैं। और ये बात सुनकर मुयंग को बहुत शौक लगता है। पुलिस रोम को वहां से लेके जा रहे होते हैं, लेकिन रोम ऐसी स्माइल करती है जैसे कि उसने ये सब कुछ पहले से प्लान किया हो। और यहाँ पे एपिसोड 14 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।